नमस्कार दोस्तों, मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर आपके अपने ही यूट्यूब चैनल एवरीडे बैंकिंग में, जहां पे आपको अलग अलग बैंकों के प्रोडक्ट्स और उनकी सर्विसेज के बारे में प्रॉपर रूप से जानकारी दी जाती है। और दोस्तों, अपने देश में बहुत सारे छोटे छोटे बैंकों को मिलाकर एक करने की प्रक्रिया शुरू की गई थी, जिसको आम भाषा में हम लोग बैंकों का मर्ज या फिर विलय होना बोलते हैं। दोस्तों, बहुत सारे ऐसे छोटे बैंक जिनको किसी बड़े बैंक के साथ मर्ज कर दिया गया, जैसे कि उदाहरण के तौर पर बात करें तो हमारा जो आंध्रा बैंक है उसको यूनियन बैंक के साथ मर्ज कर दिया गया, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स को पीएनबी के साथ, सिंडिकेट बैंक को केनरा बैंक के साथ और साथ ही साथ इलाहाबाद बैंक को इंडियन बैंक के साथ। ऐसे भी और भी बहुत सारे छोटे छोटे बैंक हैं जिनको किसी बड़े बैंक के साथ मर्ज किया गया है। तो दोस्तों, यहाँ पे जो सबसे ज़रूरी बात लोगों के मन में आ रही है और बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं इस मर्ज को लेकर आ रही है वो मन में, वो ये कि वैसे बहुत सारे लोग जिनका जो है सैलरी अकाउंट ही था जो पुराना बैंक जो किसी और बैंक के साथ मर्ज हो गया, या फिर बहुत सारे ऐसे किसान जिनका किसान जो है सम्मान का जो राशि आता था, प्रधानमंत्री कृषि सम्मान योजना का वो राशि आता था, बहुत सारे ऐसे सीनियर सिटीजन जिनका पेंशन आता था, या फिर बहुत सारे ऐसे छात्र जिनका स्कॉलरशिप का फॉर्म ऑलरेडी भरा हुआ है और उसमें वो पुराना डिटेल ही भरा हुआ है जो अब रहा नहीं। ओवरऑल मेरे कहने का मतलब ये है कि बहुत सारे ऐसे लोग जिनका उस बैंक में अकाउंट था, जो बैंक अब किसी दूसरे बैंक के साथ मर्ज हो गया, और मर्ज होने के साथ साथ उस बैंक के जो कुछ डिटेल्स होते हैं जैसे कि आईएफएससी कोड, एमआईसीआर कोड, या फिर किसी किसी ब्रांच के तो एड्रेस तक भी चेंज हुए हैं। ऐसे में लोगों के मन में काफ़ी व्यापक रूप से जो है एक सवाल उठ रहा है। बहुत सारे लोग इसको लेकर टेंशन में भी हैं, वैसे लोग स्पेशली जिनका जो है उनका अकाउंट का डिटेल, जो पुराना अकाउंट का डिटेल था वो ऑलरेडी कहीं पे दिया हुआ है जिसके द्वारा उन्हें पेमेंट्स आते थे। ऐसे में उसमें किस तरीके से बदलाव किया जाएगा, क्या बदलाव संभव है, या फिर उनका पेमेंट क्या रुक जाएगा 31 मार्च 2021 के बाद, क्योंकि बैंकों को जो है गाइडलाइन दिया गया है आरबीआई के द्वारा कि विलय की पूरी प्रक्रिया को आपको इसी फाइनेंशियल ईयर में पूरी कर लेनी है। 1 अप्रैल 2021 के बाद जो है सारा कुछ जो पुराना बैंक होगा उसका जो है सारा एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएगा, जो बड़े बैंक के साथ मर्ज हुआ है वो उसी नाम से चलेगा। तो ऐसे में उदाहरण के तौर पे कोई छात्र है, कोई स्टूडेंट है, उसने स्कॉलरशिप के लिए अपना फॉर्म भरा है जिसमें जो है उसने अपने अकाउंट डिटेल में आंध्रा बैंक का डिटेल दिया हुआ था, या फिर इलाहाबाद बैंक का डिटेल दिया था, या फिर सिंडिकेट बैंक का डिटेल दिया था, जिसमें उसने जो है उस समय जो उसका तत्कालीन आईएफएससी कोड था वो उसने दिया था। अब चूंकि बैंक मर्ज होने के बाद जो है उसका अकाउंट नंबर तो फिलहाल वही है, उसमें बदलाव नहीं होगा, लेकिन उनके आईएफएससी कोड बदल दिए गए हैं। और चूंकि जो भी हमें पेमेंट्स आते हैं, लाइक स्कॉलरशिप आता है, हमें कृषि सम्मान योजना का जो राशि आता है, पेंशन आता है, और भी सरकार की बहुत सारी योजनाएं जिसमें हमें डायरेक्ट पेमेंट आती है, वो भी आता है एनईएफटी के माध्यम से। एनईएफटी एक ऐसा माध्यम होता है जिसमें जो है एक खाते से दूसरे खाते में पैसे भेजे जाते हैं। उसके लिए जो है सामने वाले के खाते धारक का हमें अकाउंट नंबर और उसका आईएफएससी कोड चाहिए होता है, तभी वो पेमेंट सक्सेसफुल होता है। ऐसे में दोस्तों वो वैसे लोग जिनका जो है 31 मार्च के बाद पेमेंट आने हैं, जब उनका पेमेंट वहाँ से रिलीज किया जाएगा, और चूंकि उनके डिटेल्स में जो पुराना वाला ही आईएफएससी कोड डाला हुआ है, तो वहाँ पे जो ये पूरा चांसेस है कि जो उनका पेमेंट है वो फेल हो जाएगा, सक्सेसफुल हो जाएगा। ऐसे में जिनका सैलरी अकाउंट है, या फिर स्कॉलरशिप है, या फिर पेंशन आने होते हैं, उनको ये ज़रूरी है कि वो अपना जो है केवाईसी अपडेट करें वहाँ पे जहाँ से वो पेमेंट उठाते हैं। अगर आप एक एम्प्लॉई हैं और आपकी सैलरी आती है तो आपको अपने एचआर टीम को जो है मैसेज करना होगा, उनसे कांटेक्ट करना होगा, और आपको जो भी आप जिस अकाउंट में पेमेंट लेते हैं जो अब किसी और बैंक के साथ मर्ज हो चुका है उसका आपको आईएफएससी कोड वहाँ पे अपडेट करवाना होगा। सिमिलरली बहुत सारे ऐसे सीनियर सिटीजन जो हैं उनका जो पेंशन आता है वहाँ पे भी जो है आपको बुजुर्गों आपको भी वहाँ पे अपना आईएफएससी कोड जो है वो अपडेट करवाना बेहद ज़रूरी है, नहीं तो अगले महीने मतलब मार्च से ही आपकी जो पेंशन है वो रुक जाएगी। अब बात कर लेते हैं विद्यार्थी वर्ग का, जिन्होंने स्कॉलरशिप के लिए जो है बहुत बड़े पैमानों पे फॉर्म भर रखा है और उन्होंने अपना पुराना डिटेल ही वहाँ पे दिया हुआ था। ऐसे में आप सभी की भी ये जिम्मेदारी बनती है और आप सभी को भी अब
अपना अपडेटेड जो नया आपका IFSC कोड है ये आपको वहाँ पे अपडेट करना होगा, नहीं तो आपकी जो है स्कॉलरशिप नहीं आएगी, आपकी पेमेंट नहीं आएगी। अब बात कर लेते हैं स्कॉलरशिप वालों का, क्योंकि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन, सबसे ज़्यादा सवाल मेरे पास जो था वो स्टूडेंट लोगों का ही था कि सर मेरा स्कॉलरशिप आने वाला है तो वो कैसे आएगा। तो भाई इन सभी चीज़ों के लिए जो भी योजनाएं होती हैं, सरकारी योजनाओं का फॉर्म भरना, उसमें कुछ अपडेट करना, जिस तरीके से हम आधार कार्ड को अपडेट करते हैं उसके लिए सरकार ने आधार सेंटर बनाए हुए हैं जहाँ पे जो है आप जाकर अपने आधार में कोई भी बदलाव कर लेते हैं। ठीक उसी तरीके से सरकार के द्वारा जितनी भी योजनाएं होती हैं, छात्रवृत्ति या फिर पेंशन, ऐसी तमाम योजनाओं के लिए सरकार द्वारा प्रज्ञा केंद्र जो है हर जगह खोला गया है। दोस्तों प्रज्ञा केंद्र आपको हर जिले के मुख्यालय, जो आपका कचहरी होता है, जो कलेक्ट्रेट बोलते हैं, जहां पे हमारे जिले के DM बैठते हैं, उस परिसर में आपको एक प्रज्ञा केंद्र जो है हर हाल में मिलेगा। आपको वहां जाना है और आपको वहां से आप बहुत ही आसानी से जो है अपना, जो आपके पास एक एक्नॉलेजमेंट नंबर होता है, जब आपके पास आप स्कॉलरशिप भरते हैं या फिर पेंशन लेते हैं, तो आप उस एक्नॉलेजमेंट नंबर के थ्रू, अपना कस्टमर ID के थ्रू आप वहाँ पे अपने खाते में बदलाव कर सकते हैं। आप चाहें तो वहाँ पे अपना खाता ही बदल सकते हैं, मतलब पुराने बैंक को हटाकर किसी नए बैंक को, किसी बड़े बैंक का डिटेल आप वहाँ पे भर सकते हैं, या फिर अगर आप पुराने वाले के साथ ही जाना चाहते हैं तो वहाँ पे बहुत ही आसानी से आप एक नॉर्मल सा 50 रुपये का टिकट लेकर जो है फॉर्म भर के आप वहाँ पे अपना KYC अपडेट कर सकते हैं, जिसमें आप अपने ब्रांच का नाम, डिटेल, IFSC कोड, स्विफ्ट कोड, जो भी चीज़ें वहाँ पे बदलाव करनी होगी वो बहुत ही आसान तरीके से आप प्रज्ञा केंद्र में जाकर वहाँ पे बदलाव कर सकते हैं। इसको लेकर ज़्यादा पैनिक क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे लोग चिंतित हैं कि भाई हमने तो फॉर्म भर दिया, अब उसमें बदलाव कैसे होगा। तो इसमें जो है आपको उतनी टेंशन लेने की बात नहीं है। आप प्रज्ञा केंद्र में जाकर वहाँ पे आप अपना नाम और डेट ऑफ बर्थ, अगर आपके पास कोई डिटेल नहीं भी है तब भी आप वहाँ पे जो है अपना नाम और डेट ऑफ बर्थ डाल के वहाँ से अपना करेक्शन कर सकते हैं। और लास्ट में हम बात कर लेते हैं वैसे लोगों का जिनका सैलरी अकाउंट है। बहुत सारे ऐसे लोग जिनका सैलरी अकाउंट है वो बैंक ऑफ किसी और के साथ मर्ज हो गया, तो उनके लिए तो सबसे ईजी यही है कि वो अपने, जो आप जिस कंपनी में जॉब करते हैं, जिस ऑर्गेनाइजेशन में आप काम करते हैं, वहाँ का जो HR डिपार्टमेंट होता है वो वहाँ बैठे इसीलिए होते हैं कि जितने भी एम्प्लॉय होते हैं उनका जो भी अपडेट्स होते हैं, उनके जो भी डिटेल्स होते हैं, उनको अपडेट किया जा सके। तो ऐसे में बिल्कुल आप बहुत ही आसानी से जो आपके HR टीम होती है वहाँ पे आप जाकर जो है अपने डिटेल को चेंज करवा सकते हैं। सो दोस्तों, आई होप यू लाइक दिस ऑल द इन्फॉर्मेशन, और मुझे उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये इन्फॉर्मेशन बहुत पसंद आया होगा। दीजिए मुझे इजाज़त, मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें। कीप बैंकिंग विथ एवरीडे बैंकिंग। जय हिंद।